मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे चयन वैधता के उत्तरदायित्व। पूर्व की कक्षा में हमने इसी का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि छात्र संबंधित उत्तरदायित्व क्या होते हैं। कि छात्र जब विद्यालय में पढ़ने आता है तो उसकी भी कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको लेकर कल क्लास में बताया था। आज हम पढ़ेंगे अभिभावक संबंधित उत्तरदायित्व कि जो पेरेंट्स है वे क्या विद्यालय में जब हमारे बच्चे जाए तो उन्हें कैसे, क्योंकि अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो सभी के पेरेंट्स चाहेंगे कि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें तो अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ही चलन है। तो जो अभिभावक होते हैं तो उनकी अपेक्षाओं को उतरने के लिए एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है। शिक्षक क्या करेगा जब अभिभावक को लगेगा कि भाई कि हम जो विद्यालय में हमारे बच्चों को भेज रहे हैं वह विद्यालय हमारे बच्चों के लिए उचित है या नहीं। तो हम ज्ञान की संरचनाओं में अगर हम देखें तो हम पहले अभिभावक से संबंधित उत्तरदायित्व के बारे में देखते हैं। अभिभावक संबंधित उत्तरदायित्व, ठीक है। अभिभावक संबंधित उत्तरदायित्व अगर हम देखें तो ज्ञान की चयन वैधता की प्रक्रिया में ज्ञान संरचनाओं के समावेश के लिए अगर हम देखें तो क्या कहता है, छात्रों की रुचि का ध्यान रखा जाता है। रुचि का ध्यान, क्योंकि हम ये कि बालक को किस में रुचि है, उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, इस पर हम ध्यान दें। तो मान लीजिए कि अभिभावक चाह रहे कि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा ज्ञान देंगे। क्या देंगे, प्राथमिक से अंग्रेजी शिक्षा का ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे 5 तक हमने अंग्रेजी कक्षा का ज्ञान नहीं दिया और 6 क्लास से अगर हम देते हैं तो बच्चों को शीघ्र जल्दी समझ में अंग्रेजी नहीं आई। क्योंकि उसके लिए पहले हमें बेस क्लियर करना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा का देना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे बड़ी बड़ी कक्षा में जाएगा वैसे वैसे अंग्रेजी शिक्षा को वह सीख पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावक स्वच्छता से अनभिज्ञ है तथा रोगों से ग्रसित है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, तो जानते नहीं है कि स्वच्छता क्या है, ये सब चीज से वह पर है। क्योंकि हमने देखा है कि विद्यालय में सभी वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं तो कोई शहरी क्षेत्र से। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कई बालक विद्यालय में जब आते हैं तो वह नहाकर नहीं आते हैं, क्योंकि जिसके कारण क्या होता है, कई रोगों से वह ग्रसित हो जाते हैं। ग्रसित होने के पश्चात भी वह अपना खुद का बचाव नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होती। तो हम क्या करेंगे कि उनके अभिभावक को भी हम स्वच्छता के बारे में जानकारी देंगे और विद्यालय को साथ साथ कितना स्वच्छ रखा जाता है उनको वो स्थिति का भी ज्ञान करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो अभिभावक
विद्यालय को देखकर या अपने उनके छात्र जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके शिक्षक को देखकर वह भी स्वच्छ रहना सीखेंगे। बच्चों को हम क्लास में स्वच्छता क्यों सिखाते हैं? क्योंकि स्वच्छ शिक्षा सिखाने का हमारा एक ही मकसद होता है कि उसके आधार पर बच्चा स्वयं को स्वच्छ रख सके। इसलिए हम उसमें कहते हैं बच्चों को प्राथमिक स्थिति रोज नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हफ्ते में बाल चाहिए, रोज सफाई से रहना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के साफ कपड़े पहनने चाहिए। क्यों कहते हैं? जिससे बालकों में ये चीज प्राथमिक स्तर से ही बैठ जाए और बच्चा उसी तरह स्वच्छ रहने का प्रयास बालक करता है। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे विद्यालय में प्रोग्राम्स रखे जाएंगे तो हम उसमें उनके पेरेंट्स को भी हम, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि विद्यालय व्यवस्था से उनका संबंध स्थापित होगा। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो विद्यालय में आते ही नहीं, उन्होंने विद्यालय सिर्फ देखा होता है। कई की मम्मियाँ ऐसी होती है कि पापा आते हैं तो मम्मी आती है, परंतु अगर हम विद्यालय में प्रोग्राम करवाएंगे तो हम उन्हें बुलाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारे विद्यालय की व्यवस्था कैसी है। हम उन्हें शिक्षा प्राप्ति के दौर के साथ साथ हम जो भी गतिविधियां करवाते हैं, जो भी प्रोग्राम करवाते हैं, तो उसमें बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, किन चीज़ों को अधिक सीखने का प्रयास करते हैं, तो उस चीज़ का ज्ञान हम ज्ञान को दिखाने के लिए या उस प्रोग्राम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाएंगे, जिससे जब से उनके पेरेंट्स भी जो विद्यालय व्यवस्था कैसी उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो नेक्स्ट है विद्यालय की सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में प्रश्न पूछने चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि विद्यालय में हो रही पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं करवाते हैं, जैसे पेंटिंग करवाते हैं, मॉडल बनवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, इसकी जो पाठ्य सहगामी जब क्रियाएं करवाते हैं उससे रिलेटेड हमें क्या करने चाहिए, जिससे पता चले कि अच्छा क्या है, कार्य क्या होता है। अगर हम उसके माध्यम से हम छात्रों के अंतर्गत जो भी भाव होते हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली देखा कि अभिभावक संबंधित क्या दायित्व है कि अभिभावक को भी विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत आना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी बालक बालिका किस प्रकार से शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके शिक्षक है वो किस प्रकार से उनके बालक बालिका को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। क्योंकि उनकी जो भी अपेक्षाएं होती है तो शिक्षक का दायित्व होता है कि अभिभावक को उनका संतुष्ट किया जाए, क्योंकि विद्यालय में भेजने का केवल एक ही मकसद होता है, शिक्षा प्राप्त करवाना। अब जो नेक्स्ट है दायित्व है वह है शिक्षक संबंधी पहले हमने से संबंधित दायित्व पढ़ा, अब हम देखेंगे शिक्षक यानी एक टीचर दायित्व होता है। सबसे पहले हम देखते हैं तो पाठ्यक्रम ज्ञान की संरचनाओं का समावेश इस रूप में करना चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से हम बना सके। यानी हम देखते हैं
कि अगर हमें छात्रों में रुचि उत्पन्न करनी है, अधिगम से स्तर को बढ़ावा देना है, तो हम क्या करते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर से कंप्यूटर का ज्ञान, प्राथमिक स्तर से कंप्यूटर का ज्ञान बालकों को दिया जाता है, जिससे बालक उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी चित्र बनाए जाते हैं, जो भी चार्ट बनाए जाते हैं, उसको अनिवार्य रूप से बनाने की कोशिश वे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम देखते हैं कि वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ही अधिक विकास हो रहा है, तो कंप्यूटर का जो वर्तमान में कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है, इसलिए हम प्राथमिक स्तर से बालकों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान देंगे, जिससे बालक कंप्यूटर अंतर्गत चित्र चार्ट आदि को बनाने का प्रयास कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कौशल के अंतर्गत उदाहरण, प्रश्न, सामने का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शिक्षक का क्या दायित्व होगा कि वो अच्छे से शिक्षण कार्य करवाए। शिक्षण अब शिक्षण कार्य के दौरान केवल वो पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाएगा, वह क्या करेगा, इसके अंतर्गत प्रदर्शन विधि का उपयोग करेगा, व्याख्या करेगा, उदाहरण देगा, दृष्टांत देगा, ठीक है, पूर्वबलन देगा। इस प्रकार के जो है कार्य एक शिक्षक द्वारा किए जाते हैं, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर ऊंचा होता है। फिर अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम में समाहित ज्ञान की संरचना में क्या क्या किया जाता है कि छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर क्रिया होती है, छात्र व शिक्षक के मध्य अंतर क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो शिक्षक छात्र का संबंध जो होता है वह अच्छा होना चाहिए। शिक्षक द्वारा जो अध्ययन करवाया जाता है तो शिक्षक क्वेश्चन पुटअप करता है, उस क्वेश्चन का आंसर देता है। इसके प्रश्न अगर कोई भी समस्या आती है तो छात्र एक शिक्षक के सामने उस समस्या को रखता है, उस समस्या का निराकरण एक शिक्षक द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो इनके मध्य यदि होती है, जो कि अगर हम देखें तो शिक्षक क्या करता है, उनकी समस्या का समाधान वह निकालता है। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है चयन वैधता के किन्हीं दो उत्तरदायित्वों को समझाइए। चयन वैधता के किन्हीं दो उत्तरदायित्वों को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित